मिटाने वाला है ना। चलिए थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे? व्यंजन ना, व्यंजन। कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? कितने व्यंजन होते हैं बताइए? कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ना। कौन कौन से? पहला था स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या? संघर्षी संघर्षी व्यंजन, उसके बाद 3 ही पढ़े थे। इसके बाद से एक और होता है संयुक्त व्यंजन, उसको भी लिख लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन अभी आगे मिलेगा। कौन कौन से होते हैं? छत्र, ज्ञ और एक और होता है क्या? इसका बोतल दे दो। चलिए, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कहां से कहां तक? तो देखिए, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं ना। कितने वर्ग होते हैं इसमें? 5। कौन कौन वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें बताइए क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ। इसमें उसके बाद च, छ, अच्छा छ। इसके बाद त, इसके बाद ये हो गया। इसमें आपको बताया गया था सघोष और उसके बाद से अघोष। सघोष कौन कौन से हैं? तो कहा गया था कि पहला लाइन और दूसरा लाइन ये क्या है? अघोष है। मतलब जिनको बोलने पर वायु का कंपन न हो उनको क्या कहते हैं? तो अघोष की संख्या स्पर्शी व्यंजन में कितनी थी? 5 और 5 10। सघोष कितने हैं? तो तीसरा, चौथा और 5वां लाइन ये क्या होते हैं? सघोष। ये बताया गया था। फिर इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनको बोलने में कम वायु की आवश्यकता हो उसको क्या कहते हैं? जैसे पहला, तीसरा ये क्या है? और 5वां ये क्या होते हैं? अल्प। और इसके साथ साथ एक और चीज लिखा प्लस सभी स्वर, यही ना? जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प। महाप्राण में दूसरा लाइन और चौथा लाइन ये क्या होते हैं? महाप्राण। उसके बाद क्या बताया गया था? उसके बाद कुछ नहीं। चलिए अब अच्छा ठीक। उसके बाद हेडिंग डालेंगे अंतस्थ व्यंजन। कितनी संख्या होती है इसकी? कौन कौन? य, र, ल, व। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन।
इसको नहीं लिखेंगे, ये आपका रिवीजन करा गया है ना, यहां से लिखेंगे, ठीक है ना। याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण जो है स्वर और व्यंजन के बीच से कराया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब यह होता है कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से कराया जाए उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। लिखेंगे वे व्यंजन, वे व्यंजन जिसका जिसका उच्चारण उच्चारण स्वर तथा तथा स्वर तथा व्यंजन के बीच होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें याद करने वाला एक ये पॉइंट है, य र ल व। याद रखिएगा कि इसको हम मुख के किस भाग से बोलते हैं, तो एक तो हम तरीका बताए थे केटीएम दो, यही बताए थे ना। किसको याद करने के लिए, स्पर्शी व्यंजन को याद करने के लिए ना। तो इसमें देखिएगा स्पर्शी व्यंजन में इस क वर्ग को हम के से बोलते हैं, के मने कंठ से। च वर्ग को किससे बोलते हैं, टी मने ताल से। ट वर्ग को किससे बोलते हैं, यम मूर्धा से। त वर्ग क्या होता है जिसको हम किससे बोलते हैं, डी से ना, डी मने दांत। और प वर्ग यानी ओट से। इसको हम याद कर लेते थे। यहां पे इसको कैसे याद करेंगे, तो याद रखिएगा, इसको याद रखते थे टीएम डीडी। डीएम दीदी सुने है ना, डीएम दीदी सुने है ना। मान लीजिए कोई आपकी बहन है और डीएम बन के क्या डीएम दीदी कहेंगे ना, तो डीएम दीदी को छोड़ के क्या याद करिए, टीएम दीदी हो जाएगा ना, टीएम दीदी। इसको नोट कर लीजिए। इसको हम कहेंगे दंत और इसको कहेंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का क्या मतलब होता है, दांत और ओठ। जब दोनों से मिला के बोलते हैं ब बोलते हैं ना, तो दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दंतोष्ठ, यानी दंतोष्ठ से बोला जाता है। और ल को किससे बोलते हैं, दांत से। र को किससे बोलेंगे, मूर्धा से। और य किससे बोलेंगे, टी से क्या होता है, तालु। नोट कर लीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए य शब्द जो है, र शब्द जो है उसको किससे बोलते हैं, मूर्धा से। टीएम दीदी मूर्धा को बता दीजिए कि जीभ के ऊपर का जो भाग होता है, हाँ, तालुका जिसको कहते हैं वही है मूर्धा। हाँ मूर्धा। जीभ के ऊपर जैसे आप र का उच्चारण कीजिए, बोले तो र, जीभ क्या होगी, कंपित होगी ना, र। और जीभ कहाँ जाएगी, ऊपर, वही भाग कहलाता है मूर्धा, ठीक है ना। र जीभ ऐसे क्या करेगी, जैसे सांप फनफनाता है ना, उसी तरह से जीभ क्या होगी, फनफनाएगी। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए, बहुत ज्यादा नहीं है, ये खत्म ही है अब। इसके बाद से अगला क्या है, संघर्षी व्यंजन। तो आपको बताया गया था संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन, स हाँ। और इनको क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। और एक दूसरा भी इसका नाम है उष्मीय व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या उष्मीय व्यंजन।
जितरे एक आदमी का दुगो नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम, जैसे किसी का है इसमें जिसका दुगो नाम हो, स्कूल का कोई और घर का कोई और, क्या नाम है? समीर और इश्तियाक। उसी तरह से इस व्यंजन के भी कितने नाम हैं? दो नाम। एक है संघर्षी व्यंजन और दूसरा है उष्मीय व्यंजन। अच्छा, संघर्षी व्यंजन का क्या मतलब? परसों बताए थे ना, जिसको बोलने पर जीभ को क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, वे सारे व्यंजन कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षीय व्यंजन। औष्मीय व्यंजन का मतलब क्या होता है? कि जिनको बोलने पर उष्मा निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? उष्मीय व्यंजन। जैसे जैसे स, और कौन सा छोटा वाला स, स, ह, ये सारे व्यंजन कौन से व्यंजन हैं? संघर्षीय या उष्मीय। तो परिभाषा इसका लिखिएगा, परिभाषा। क्या परिभाषा बनेगा? बताइए, कोई बना सकता है? कोई है बहादुर? परिभाषा बताइए। वे व्यंजन लिखिए, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने में मुख से उष्मा निकलती है, मुख से उष्मा निकलती है, तथा जीभ को क्या करना पड़े? संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? संघर्षी या उष्मीय व्यंजन कहते हैं। हो गया? चलिए, एग्जाम्पल में इसको नोट कर लिया है ना। अब इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। एक है सौ, और हाँ, इसको हम बोलते हैं तालु से, इसको बोलते हैं हम दांत से। दंत लिख दीजिए, दंत। इसको हम बोलते हैं मूर्धा से, और इसको बोलते हैं हम कंठ से। जब याद ना हो पाए ना, तो बोल के एक बार चेक करिए कहां से आवाज निकल रही है, ठीक है ना। अब घर पे जाके चेक करिएगा, साए साए करिएगा करके, ठीक है ना। मम्मी खाना बना रही होंगी तो गाने का लग जाएगा, तब क्या करेंगी? तो एक पलटा लगाएंगे। नोट करिए इसको। हो गया? एक लास्ट है संयुक्त व्यंजन, यही ना। और उसके बाद से ये व्यंजन क्या हो जाएगा? खत्म। घर से पढ़ के आए ना, भेजा गया था कुछ आपके व्हाट्सएप पे।
एगो तो फोन करके कह रही है कि छुट्टी है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जब दो संयुक्त व्यंजन व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए। दो व्यंजन बोलो, जब दो व्यंजन एक ही स्वर की सहायता से बोली जाती है जैसे में जब छ, दो व्यंजन एक स्वर की सहायता से ये क्या लिखे हैं छ, बोल रहा हूँ, ये क्या है दो व्यंजन त्र, तो दो व्यंजन एक ज्ञ स्वर की सहायता से और बोली जाती है। श्री क्री, दो व्यंजन सही है ना। ये दो कौन कौन से व्यंजन है? एक स्वर की सहायता से संयुक्त व्यंजन है। देखिए इनको कहाँ कहाँ से हम बनाते हैं, तो पहला वो होता है लिखेंगे छ, त्र, श। और क्री। देखिए इसका प्रयोग आगे हम लोग करेंगे। वर्ण विच्छेद, क्या बोलते हैं उसको, वर्ण विच्छेद बोलते हैं ना। हाँ, वर्ण विच्छेद जब हम आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसका प्रयोग करेंगे कि छ को हम जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो याद रखेंगे क धन स का निर्माण। अगला है त्र। जब त्र को हम तोड़ते हैं तो बनता है त धन र। इसको हम बोलते हैं त धन र। उसके बाद से ज्ञ है, ज्ञ। इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, ज धन इया, ठीक है ना। बोलिए तो ज्ञ, ज्ञ, इयो आ रहा है ना, इयो आ रहा है ना। तो ज धन इय। एक और है श्र। श्र को तोड़ेंगे तो स धन र। ये लिख लीजिए, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वर्ण विक्षेपण जब पढ़ेंगे या फिर संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो यहाँ पर इन चीजों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने आ जाएगा क्षत्रिय और इसका वर्ण विक्षेपण कीजिए तो छ आ गया ना। तो छ को किस में तोड़ेंगे, क धन स, तो हो जाएगा ना क धन स। और उसके बाद से क्या लगा, तो है ना। तो को किस में तोड़ेंगे, त धन र, र धन। और उसके साथ साथ क्या लगा, मात्रा लगा है ना। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा छोटी आ जाएगा। उसके बाद से य है तो य को किस में तोड़ेंगे, य धन अ, ऐसे तोड़ना है। तो जब ये पता रहेगा तभी ना छ को किस में तोड़ेंगे, त को किस में तोड़ेंगे तभी ना। तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया। एक चीज और नोट करेंगे, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जिसमें नुक्ता लगा होता है उसी को क्या कहते हैं, आगत, आगत ध्वनि। क्या होता है आगत ध्वनि, जिसमें नुक्ता लगा हो उसी को क्या कहते हैं, आगत ध्वनि, ठीक है ना। और इसको किसने खोया था, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, नाम याद रखेंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक बार इनका नाम बोलिए तो 10 में आएंगे ना आप लोग, तो इनका नाम बहुत बार आप लोग पढ़ेंगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई वर्ण है और उसके आगे नुक्ता लग जाए तो यह जो ध्वनि है यह ध्वनि कैसी हो जाती है, आगत ध्वनि। और जहां पर ये शब्द लग जाते हैं ना वो हिंदी के शब्द नहीं है, यानी वह बाहर से क्या हुए हैं, आए हुए सब। बाहर का मतलब क्या, रूम के बाहर से, कहां से, भारत के बाहर से। चाहे वो फारसी हो सकता है, अरबी हो सकता है, उर्दू। उर्दू भारत की भाषा है क्या, किसको किसको लगता है कि उर्दू भारत की भाषा है,
किसको किसको लगता है उर्दू पाकिस्तान की भाषा है? किसको किसको लगता है कि अरब की भाषा है? याद रखिएगा कि जो उर्दू है ना, उर्दू ये कहाँ की भाषा है और कहाँ से ये जन्मी, तो याद रखेंगे मेरठ की स्थानीय भाषा है, ठीक है ना। मेरठ से इसकी क्या हुई है उत्पत्ति, किसकी? उर्दू की, ठीक है ना। पाकिस्तान में जाके नहीं बना है उर्दू, कहाँ बना है? भारत, और भारत में भी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, ठीक है ना। इसीलिए देखिएगा उत्तर प्रदेश में जितने भी बोर्ड आपको दिखेंगे ना स्टेशन वाले, तो ऊपर हिंदी में लिखा होगा, नीचे उर्दू में लिखा होता है ना। यानी उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा क्या है? उर्दू है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की स्थानीय भाषा उर्दू है। नोट करिए इसको। शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा 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 इनको इनको हिंदी में जोड़ा गया, हिंदी में जोड़ा गया। अब ये आपका व्यंजन, स्वर व्यंजन या फिर वर्णमाला खत्म। अब आइए अब प्रश्न उत्तर इसके करते हैं। पढ़ क्या है ना, पढ़ाई लिखाई हमारे बस का थोड़ी। चलिए अगले पेज से लिखिएगा, नए पेज से। किस शब्द में पहला है कृपा, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है दृष्टि, और चौथा है आज। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हल्ला नहीं करना है, अपना अपना लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सभी बच्चों को पता भी होगा, पता है ना। तीसरा है पद और चौथा है शब्द। तीसरा प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? पहला है, दूसरा मार्कर है क्या? हेलो, नोट करिए इसको। शब्द, शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है अर्थ, और चौथा है मात्रा। चौथा प्रश्न, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने
भेद होते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और पांचवा है 11। पाँच। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपि है? पहला है 21, दूसरा है 11, तीसरा है 52 और चौथा है 43। नोट करिए इसको। मैं इंक भर लाओ तो दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। इसका आंसर किसको किसको पता है? हाथ उठाएगा बस केवल पहले वाले का। चलो शुभम बताएगा। आज चलिए बहुत बढ़िया। नोट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा अपने अपने कॉपी पे। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? रुको अब हम देख रहे हैं ना कौन बताएगा। ये पढ़ाया गया है ना? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया। चलिए आओ आओ बेटा। शब्द। बैठो बैठो। चलो बहुत हिम्मत जुटा के अमन हाथ उठाया। बता क्या? वर्ण। चलो अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? किसे माना जाता है? बताइए। ऑप्शन है शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा। कौन जानता है? 2 रुपया की नाम। और देखा 4 में उठा लिए सवाल। चलो चलो हम बताएगा। हाँ अर्थ नहीं, अर्थ नहीं। चलो पीछे पीछे है। शब्द। बहुत बढ़िया शब्द। नोट करिए शब्द। 2 रुपया, 2 रुपया मिलेगा तुम्हें। हाँ क्लास खत्म होगा। अगला है वर्णों के कितने भेद होते हैं? एक बार सभी लोग बताएंगे। कितने होते हैं? एक। कितने होते हैं? कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा, नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? बताइए। कहीं ऑप्शन में 3 दिख रहा है? 52। कितनी लिपियां हैं? 52। अच्छा गिना दीजिए तो। 11 गो स्वर, स्पर्शी व्यंजन 25। कितना हो गया? और बाद से 4 गो अंतस्थ, यही ना? 4 गो संघर्षी और 4 गो संयुक्त। 4 4 8 4 3 12 और 11 मिल के कितना हो जाते हैं? कितना? 23। और 23 और 25 48। और कौन बच गए? सब तो हो गया ना। आयोगवा कौन कौन से हैं? बताइए आयोगवा कौन कौन से हैं? अंग और अ, 2 वही हो गए। और बताइए और कुछ छूटा है? और बताइए 2 और छूटा है। ये आपका होमवर्क है कुछ। हाँ कौन कौन? कौन कौन? ड और ढ। एक है ड और एक ढ। सही है ना? ये मिला कितने हो गए? 52। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न लिखिए अपनी कॉपी पे। बोले
जब जब हम लिख रहे हैं ना तो हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखिए। हम बोलते जा रहे हैं इसीलिए आप लोग लिखते भी जाइए उसके साथ साथ। पीछे दिखाई दे रहा है? हम तो इस सस्पिशन में लगे हैं कि स्मार्ट बोर्ड यहाँ लगवाएं कि चौराहे में लगवाएं। हाँ, नहीं इसमें चमकेगा ना इसीलिए। हो गया? हो गया? किसका किसका हो गया? ये सब 4 वाले बाकी हैं सब। ये सब देख देख के लिखने वाले हैं, सब देख देख के नोट करते हैं कहा गो अक्षर। है क्या है? बानर वाला ब, ये है ना? हो गया? अच्छा लिखिए, आगे का लिखिए आप लोग। आगे का लिखेंगे, कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? ये कौन 6 नंबर है ना? ऑप्शन पहला में है ब, दूसरा है अ, तीसरा है आ, चौथा है ए। बताइए कौन सही होगा? अब दिख रहा है ना पीछे तक? अब लौक रहा है? अब लौकाई दे रहा भी पूरा। अगला 7वां प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन देने की जरूरत है जी? किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो सीधे लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। सात आठ, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 9 और चौथा है 5। कितने होते हैं? अब पन्ना पलट के मत देखिएगा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 8, उसके बाद से 9। 9वां है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? दीर्घ का क्या मतलब होता है? बड़ा।
ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है ई ए ओ आ, दूसरा है ई उ अ, तीसरा है ऋषि और चौथा है अंग और आ। इसमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा ऑप्शन है ई, तीसरा ऑप्शन है ओ। पन्ना नहीं पलटना चाहिए। हमार मेरा 4 आंख है, हम 2 आंख से लिख रहे हैं, 2 आंख से, ठीक है ना। बताइए, सबसे पहले 10वां वाला प्रश्न का जवाब देंगे। इनमें से समृद्ध स्वर को, समृद्ध का क्या मतलब होता है? पूरा मुंह क्या हो, खुला हो बंद हो? बंद हो ना, जिसे पढ़े होंगे। एक होता है समृद्ध, फिर अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध विपरीत, है ना। बंद हो, आधा बंद हो, खुला हो और आधा खुला हो। तो समृद्ध का क्या मतलब होता है? बंद हो ना। तो कौन चीज बोलने में बंद हो रहा है? बोल के देखिए। ओ, ओ बोलिए तो ओ, मुंह बंद है, इसको बोलिए। और मुंह बंद है क्या? और मुंह बंद है, क्या होगा? ई बोलिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिक, पन्ना पलटने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं तो जब पहले सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा, तब नहीं होगा। चलिए, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? कौन सा सही होगा? पहला, देखिएगा, बड़ी ए, ओ और आ। ऑप्शन पहला सही होगा। अर्ध विपरीत स्वर है। अर्ध विपरीत का क्या मतलब होता है? आधा मुंह क्या हो, खुला हो, यही ना। इसीलिए बोले कि सीक्वेंस क्रम याद रखिए, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत और अर्ध। तो सबसे पहले बंद वाला आता है, फिर उसके बाद आधा बंद, फिर खुला, फिर आधा खुला। तो जब उसको याद रखेंगे ना, तो याद आ जाएगा कि अर्ध विपरीत का क्या मतलब होता है? आधा खुला हुआ। कौन कौन से होंगे? तो पहला ऑप्शन है उ, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है आ और चौथा ऑप्शन है ए। बताओ कौन वाला है? ये दो गो है। कौन वाला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन? दूसरा। चलिए ठीक है, सही।
तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनिया का क्या मतलब होता है? ताल में जो ध्वनियां होती है उनको तालव्य ध्वनिया कहते हैं, ना? तब जाइए ताल में खोजिए, क्या मिलेगा वहां पे? मछली। और ही कुछ मिलेगा? और क्या मिलेगा? सारस। सारस मामा मिलेंगे। चलिए ऑप्शन देखेंगे। चौ छ, चौ छ पहला ऑप्शन है। दूसरा है क ख। तीसरा ऑप्शन है ट ठ। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और किसी को बताने दो। अब सोचिए, तो बोले थे ना कैसे याद रखेंगे? KTM 2, कवर्ण, चौवर्ण, यही ना? उसके बाद तो, उसके बाद तो, उसके बाद प। किससे बोले जा रहे हैं? तालु से ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो नोट करिए। तेरहवां प्रश्न, अंतस्थ और उष्मीय व्यंजन होते हैं। ऑप्शन पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 8। कौन सही होगा? किसको किसको लगता है 4 सही है? और कोई है ऑप्शन में? किसी के पास कोई और ऑप्शन हो? और किसी के ऑप्शन में नहीं है? अच्छा चलिए नीचे याद करिए। मैं पूछूं 7 और 8 में कितने लड़के हैं? तो क्या करेंगे? 7 के लड़कों को और 8 के लड़कों को जोड़ेंगे ना? और का क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अगर ऐसे कहता कि अंतस्थ एवं उष्मीय व्यंजन होते हैं तब कितने होते? 4 होते ना? देखिए एग्जामिनर जब आपका पेपर सेट करता है ना तो बहुत दिमाग लगाता है। वो आपसे 4 जवाब का होता है। आप सोचेंगे 2 प्रकार से तो वो सोचेगा क्या क्या बच्चे गलती कर सकते हैं। गलती किए ना, ये फंस गया। ठीक है। उसके बाद से अगला प्रश्न 14वां, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। पहला है 25, दूसरा है 35, तीसरा है 17 और चौथा है 10। कितने होते हैं? चलो पीछे से बताएगा संस्कार। कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है कितना? कितना? चलो हाई महक बताइए कितने होते हैं? 25। बैठिए, कॉपी पलट के देखिए अगर एक बार में 9 समझ में आए तो वीडियो जाके देख लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, नहीं तो जैया हम डंडा उठाएंगे उस दिन अच्छे अच्छे लोग भाग जाएंगे यहाँ से। ये हो गया। अब उसके बाद से हेडिंग डालेंगे सन, क्या है ये?
वर्ण विच्छेद अगला चैप्टर है, वर्ण विच्छेद। बिठा दे। कौथी घंटी चल रही है? चलिए तो 1 घंटी और।